वेलकम बैक टू द एटॉमिक एकेडमी। एटॉमिक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस स्पेशल सेशन में हम हकल रूल और एरोमेटिसिटी के बारे में जानेंगे। किस प्रकार हकल ने एरोमेटिसिटी के बारे में बताया और वह किस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेबल होता है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका हकल रूल। हकल रूल डिसाइड द विच कंपाउंड आर मोर स्टेबल एंड विच आर लेस स्टेबल। ओके, द हकल रूल एप्लीकेबल ओनली फॉर द साइक्लिक कंपाउंड। ओके, अभी आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी और हकल रूल को। ओके, ना पहले हम जानते हैं आपका एरोमेटिसिटी क्या होता है। एरोमेटिसिटी किसको बोलेंगे? तो देखो, एरोमेटिसिटी इज अ कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन साइक्लिक कंपाउंड। ओके, जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होंगे उनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी किसको बोलेंगे हम? एरोमेटिसिटी इज अ स्टेबिलिटी डिसाइड सर्टेन साइक्लिक कंपाउंड। सीधा शॉर्ट टर्म में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं। चलो लिख लेते भी हैं। एरोमेटिसिटी। ओके, किसने डिस्कवर्ड किया था? तो डिस्कवर्ड के बारे में भी लिख लेते हैं हम। इसको डिस्कवर्ड किया था इरिक हकल। ओके, कब किया था? तो 1931 में इरिक हकल डिस्कवर्ड बाय इन 1931। ओके, अब एरोमेटिसिटी क्या है? अभी मैंने बोला कि एरोमेटिसिटी क्या होता है। Aromaticity is a concept in organic chemistry that is describe the stability of certain cyclic compound. Okay, जितने भी cyclic compound होंगे उनकी stability को कौन डिसाइड करता है? तो aromaticity। ओके, aromaticity चलो मैं लिख भी देता हूँ। aromaticity is a concept in organic chemistry that थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। डिस्क्राइब द stability of certain cyclic कंपाउंड्स लिखता हूं मैं। ओके, अभी देखो, एरोमेटिसिटी इज अ ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट विच इज डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन साइक्लिक कंपाउंड। अब सर्टेन मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि देखो, अब सभी जितने भी साइक्लिक है उनका तो हम एरोमेटिसिटी नहीं बता सकते। ओके, इसलिए हमने अभी सर्टेन जोड़ रखा है। और कौन कौन से हैं जो कि एरोमेटिसिटी बता सकता है उसके बारे में हकल ने बताया था। ओके, एरोमेटिसिटी इज आल्सो नोन एज द हकल्स रूल। क्लियर है ये बात? चलिए तो फिर हम एरोमेटिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। अब एरोमेटिसिटी के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो देखो, एरोमेटिसिटी के अंतर्गत हम तीन चीजें, मुख्य रूप से तीन चीजें पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। ओके, ये एरोमेटिसिटी के मेन जो कॉन्सेप्ट हैं। मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम एरोमेटिसिटी के अंतर्गत। हम लोग पढ़ेंगे
पहला पढ़ेंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम एंटी एरोमेटिक, और तीसरा पढ़ेंगे हम, यहाँ लिख देता हूँ, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, दिख नहीं रहा होगा तो एक बार देख लो। ओके, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, देखो हकल रूल आए या फिर एरोमेटिसिटी आए, दोनों का मतलब एक ही है ना। मैंने एरोमेटिसिटी का मतलब बताया। एरोमेटिसिटी इज अ कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज डील द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन साइक्लिक कंपाउंड। ओके, अब यदि हकल रूल के नाम से आता है तो क्या करोगे, हकल रूल इज अ एरोमेटिसिटी, सेम एरोमेटिसिटी के बारे में लिखना है हकल रूल में भी, कि हकल रूल क्या था। हकल रूल ने देखा कि जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है वो कुछ कारणों की वजह से ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है, फिर इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया एरोमेटिसिटी। ओके, अब इन एरोमेटिसिटी के अंतर्गत हम मुख्य रूप से तीन प्रकार के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और तीसरा आपका नॉन एरोमेटिक। ये तीनों जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम तीनों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लिखते हैं पहला हम एरोमेटिक के बारे में जानेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड हम उनको बोलेंगे जो कि हकल्स रूल को फॉलो करता है। अब जानना जरूरी है कि हकल रूल क्या है। अभी देखो, एरोमेटिक कंपाउंड इज फॉलोड बाय द हकल रूल। लिखता हूं मैं, एरोमेटिक कंपाउंड इज फॉलोड बाय हकल रूल। अब सवाल उठता है कि ये जो हकल रूल है वो क्या है। ओके, ये जो हकल रूल है वो क्या है और ये एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे डिस्क्राइब करता है। तो इस चीज को आप लिख सकते हो दूसरा भी, हकल रूल। ओके, अब देखो हकल रूल क्या होता है। हकल रूल इज आल्सो नोन एज द एरोमेटिक कंपाउंड, ओके, फॉर द एरोमेटिसिटी। ओके, तो देखो हकल ने बताया, कब बताया, यहाँ पे लिखो, हकल रूल इन 1931। ओके, अभी देखो, अब हकल रूल यहाँ से स्टार्ट होता है। हकल ने देखा कि जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है उनमें क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करके जिस कार्बन से स्टार्ट हुआ था उन्हीं कार्बन पे आके रुक जा रहा था। तो इस प्रकार से पूरे साइक्लिक कंपाउंड में चेन की तरह जो साइक्लिक कंपाउंड होता है उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूवमेंट हो रहा था। इसको उन्होंने नाम दिया कॉन्जुगेशन। क्लियर है बात। और उन्होंने फिर कंजुगेशन के बाद उन्होंने देखा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे देखा कि ये जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे रिंग में एक समान हो जा रहा था, जिसके कारण से उनमें किसी भी प्रकार का अनकंफर्टेबल इलेक्ट्रॉन रिचनेस कुछ ऐसा मामला नहीं था, जिससे वो एक स्टेबल, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का रिएक्टिविटी या कुछ और करने की कुछ उसमें जरूरत नहीं था, वो अपने आप में एक स्टेबल था। ओके, तो चलो हकल्स रूल के बारे में जानते हैं। अब हकल्स रूल ने बताया कि जो जो कंपाउंड साइक्लिक होगा, देखो साइक्लिक कंपाउंड, दूसरा प्लानर होगा, थर्ड कॉन्जुगेशन। ओके,
और फोर्थ है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ये जो हकल रूल है ना, वो उन्होंने 4 नियम दिए या 4 कॉन्सेप्ट बताए। साइक्लिक, जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबसे पहले क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। उसके बाद प्लानर होना चाहिए। अब प्लानर कहने का मतलब एक ही तल में होना चाहिए। जैसे कोई भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं तो ये मान लो आपका कोई एक साइक्लिक कंपाउंड है, ओके, ये एक आपका साइक्लिक कंपाउंड है। अब ये जो यहाँ पे देखो 6 कार्बन होंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 कार्बन। तो ये छयों के छयों कार्बन एक ही तल में होना चाहिए, प्लानर। क्लियर है बात? प्लानर कहने का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसको भी बता देता हूं मैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कुछ इस प्रकार से ये जैसे दिख रहा है ना, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5, सॉरी कार्बन 5 और ये कार्बन 6। तो देखो सभी कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ऑल कार्बन इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, क्लियर है बात? चलो अब प्लानर के बाद कंजुगेशन में आते हैं। अभी देखो कंजुगेशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो समझ तो सब जाते हैं, अभी वट्टा जैसे सब इसको मान लेंगे कि साइक्लिक प्लानर कंजुगेशन एंड 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन, हकल रूल को तो सबने समझ लिया, बट ये कंजुगेशन क्या है ये समझना ज्यादा जरूरी है। अब कंजुगेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि संयुग्मन, संयुग्मन मतलब अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वॉज चेंज। ओके, अब इसको दूसरे आसान शब्दों में बोले तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक करके मूव होता है, जैसे डबल वन सिंगल वन डबल वन सिंगल वन डबल वन सिंगल वन, इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूवमेंट होगा। जैसे देखो अभी यहाँ पे डबल बंड है तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये यहाँ पे जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में देखो सिंगल बंड है यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंड है वो यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। तो देखो इस प्रकार से इसमें एक अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं कंजुगेशन। बट कंजुगेशन में समझने वाला एक बात और भी है कि ये कंजुगेशन खाली पी ऑर्बिटल में नहीं होता, ओनली फॉर पी ऑर्बिटल में नहीं होता ना, मतलब कि ये रेडिकल में भी होता है, आपके केटायन में भी होता है, अनायन में भी होता है और वेकेंट पी ऑर्बिटल में भी होता है। तो कंजुगेशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है? एक कंजुगेशन का चलो मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट बना देता हूँ। कंजुगेशन हिंदी में संयुग्मन बोलते हैं ना। कंजुगेशन का मतलब देखो केवल ये नहीं है कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो ना, ये ऐसे, ये केवल अभी पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ऐसे यहाँ से यहाँ, बट कॉन्जुगेशन का यही मतलब नहीं होता, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन होगा। ये ओके, यहाँ पे भी आपका कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा क्योंकि इसके पास है वेकेंट पी ऑर्बिटल। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। दैट्स व्हाई boron is also participate in the conjugation, boron family are participate in the conjugation, okay, all boron families। और देखो और भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन ले लिया और मैंने बना दिया ऐसे, तो देखो इसके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी कॉन्जुगेशन दिखा सकता है ऐसे करके, ओके। और क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे मैंने बना दिया केटायन, कार्बो केटायन है ना ये, कार्बो
cation, that is also participate in the conjugation. ओके, और यदि मैंने अनायन बना दिया, ये यहाँ पे मैंने बना दिया अनायन, कार्बन आयन, कार्बन आयन इज आल्सो पार्टिसिपेट इन द कंजुगेशन. ओके, ये Fa करके इलेक्ट्रॉन, कंजुगेशन का मतलब मूवमेंट होता है ना, या दूसरे शब्दों में कहें तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. डीलोकलाइजेशन मतलब अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना. ओके, ये होता है आपका डीलोकलाइजेशन का मतलब. डीलोकलाइजेशन मतलब आपका कंजुगेशन. क्लियर है बात? चलो देखो, मैंने रेडिकल भी बोला था ना, तो आप रेडिकल भी ले सकते हैं ऐसे करके. ये रेडिकल कॉन्जुगेशन केवल आपको पाई इलेक्ट्रॉन में देखने को मिलेगा ना. पाई इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए, और वो भी कैसे, तो अल्टरनेटिव रूप से. देखो, कार्बन डबल बंड, सिंगल बंड, डबल बंड, सिंगल बंड, ऐसे इस प्रकार से चलना चाहिए. लेकिन एक्सेप्शनली उसमें और क्या क्या हो सकता है, तो मैंने सब केस बता दिया. आपके लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंजुगेशन में, रेडिकल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अनायन तो कर ही लिया, वैकेंट पी ऑर्बिटल. ओके, देखो 6 केस मैंने बताया है आपका. पहला केस में तो सिंपल सा दिख रहा है ना, डबल बंड, सिंगल बंड, डबल बंड, सिंगल बंड, डबल बंड, सिंगल बंड. तो इस प्रकार से उसमें एक साइक्लिक मोशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो रहा है. ओके, बट यहाँ पे देखो दूसरे केस में लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ना, अभी देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. हम सबको पता है कि जितने भी हेटेरो एटम होते हैं उनके पास होता है लोन पेयर. तो ये जो लोन पेयर है वो भी देखो कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है. डबल बंड, सिंगल बंड, डबल बंड, फिर लोन पेयर, ये वाला आपका लोन पेयर है. तो आपका ये भी काम करेगा. फिर यहाँ पे देखो थर्ड केस में कि कार्बोकेटायन है, तो देखो डबल बंड, सिंगल बंड, सिंगल बंड, लेकिन बीच में आपका कार्बोकेटायन है ना, तो कार्बोकेटायन भी आपका कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है. ये है आपके कुछ कॉन्जुगेशन के मुख्य केस. अनायन भी कर सकता है, रेडिकल भी कर सकता है, और ये वैकेंट पी ऑर्बिटल भी कर सकता है. तो ये 6 केस को आप याद रखना है. तो लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6. ये 6 केस से ज्यादा आपका नहीं देखने को मिलेगा. क्लियर है बात? ये 6 केस आपको कॉन्जुगेशन में याद रखना है कि कब कब आपका कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकता है. जब आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्टरनेटिव रूप से हो, डबल बंड, सिंगल बंड, डबल बंड, सिंगल बंड, इस प्रकार हो, तब आपका कॉन्जुगेशन में भाग ले सकता है. दूसरा, यदि आपका लोन पेयर हो उसमें, तो भी भाग ले सकता है. तीसरा, यदि उसमें कार्बोकेटायन बना है और कॉन्जुगेशन दिखा रहा है तो भी पार्टिसिपेट कर सकता है. यदि अनायन है तो फिर भी पार्टिसिपेट कर सकता है. वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो फिर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और रेडिकल है तो फिर भी पार्टिसिपेट कर सकता है. ये 6 केस आपको याद होने चाहिए और समझ में भी आना चाहिए कि कैसे हो रहा है. क्लियर है बात? चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं. फिर हम देखते हैं 4n+2 रूल के बारे में. इसको भी समझना है कि 4n+2 रूल क्या है. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो हमारा चौथा केस था ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है. तो यहाँ पे n इक्वल टू होता है 0 1 2 3 4 so on. so on. अभी देखो n के वैल्यू को अपन क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. तो देखो 4 × 0 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 2, फिर 1 करेंगे तो क्या आएगा 4 × ऐसे 1, तब आएगा 6, और आगे बढ़ते जाएंगे तो 10 14 18 so on. एक चीज हमने देखा कि सभी जगह पे +4 किया गया है. ये हिंट है ना याद रखने के लिए. ओके, अब देखो कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को हम समझ कैसे सकते हैं. सिर्फ आपको क्या करना है, पाई बंधों की संख्या को गिनना है. जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, चलो ज्यादा समझ में आएगा. एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक बेंजीन रिंग लिया, तो बेंजीन रिंग में क्या होगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है. तो 2 2 4 और 2 6,
3 है ना, तो 3 इंटू 2 कर लो, पाई 1 को काउंट करो और 2 से गुणा कर दो, आसान है निकालना। सही है, चलो ठीक है। अब दूसरा देखो, यदि अनायन हो तब क्या करें। जैसे मैंने एक पेंटाडाइल अनायन बनाया, ये यहाँ पे मैंने अनायन लिखा। अब यहाँ पे क्या करना, 2 पाई 1 दिख रहे हैं तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अभी एक चीज और करना है, अब इसमें अनायन दिख रहा है मतलब +2 करना है, इसको +2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। केवल अनायन के केस में करना है ना, याद रखना, किसी और केस में +2 नहीं करना है। जब भी अनायन दिखे तो +2 जोड़ना है, मतलब अनायन आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अनायन बनता कैसे है, आप लोग मेरा जो पुराना रेडिकल वाला वीडियो है उसमें देखे होंगे कि यदि आपके पास कुछ ऐसा स्पीशीज है, ये आपका एक रेडिकल है, इस रेडिकल में मैं एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ूंगा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ूंगा यहाँ पे, तब आपका बनेगा अनायन। ओके, रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने से बनता है आपका अनायन। इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसलिए हम टोटल स्पीशीज को क्या बोलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और कार्बोकेटायन को आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना है ना, कार्बोकेटायन पॉजिटिव, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 ही होगा। ये बात समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। यदि कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं कमेंट में भी आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि क्या है वो। ओके, और समझ में भी नहीं आया तो मैं उसके लिए स्पेशली आपके लिए एक शॉर्ट्स वीडियो भी बना दूंगा। चलो, अब मैंने जो 4 रूल बताया, इन चारों रूल को जो जो कंपाउंड आपके फॉलो करेंगे वे सभी क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, एरोमेटिक एग्जाम्पल। पहला बेंजीन, ये तो सब जानते होंगे ना। बेंजीन के बाद आपका अभी मैंने बनाया था अनायन, पेंटाडाइल अनायन। ओके, उसके बाद मैंने बनाया था, चलो क्या लूँ मैं, चलो इंडोल्विंग ले लेता हूँ, थोड़ा सा बनाता हूँ। ये रहा इंडोल्विंग, ये भी आपका एरोमेटिक ही है। ओके, ये होता है इंडोल। ओके, पिरिडिन ले लेते हूँ मैं। ठीक है, पिरिडिन तो सब सुने होंगे। यह आपका पिरिडिन होता है। नेप्थेनॉल ले सकते हैं, फिनाप्थैलिन ले सकते हैं, ये सभी आपके एरोमेटिक होते हैं। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का संख्या भी 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितना दिख रहा है आपका, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अभी देखो यहाँ नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो यहाँ पर है ना, बाहर में, कॉन्जुगेशन में नहीं है। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, पैराडीन का जो आपका जो लोन पेयर है वो बाहर में है, इसलिए वो आपका बेस की तरह एक्ट करेगा और वो थोड़ा रिएक्टिव होगा। ओके, हमने देखा था 4n+2 के अकॉर्डिंग कि कितना कितना आपका होगा कि जो एरोमेटिक दिखाएगा। तो कौन कौन सा था, 2 6 10 14 और 18, और आगे जाओगे तो ऐसे 22, ऐसे करके 100 ऑन हो सकते हो। कहने का मतलब अब ये भी आपका एरोमेटिक हो सकता है केटायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। अब इस यहीं पे मैं यदि अनायन बना दूं, जैसे कि ये ऐसे कर दूं और यहाँ पे मैंने अनायन बना दिया।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 4, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं होगा। सही है। चलो अब हम फिर एंटी एरोमेटिक स्टार्ट करते हैं। लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक क्या है, जैसा एरोमेटिक है सेम आपका एंटी एरोमेटिक है, बस उसमें एक चेंजेस होगा, वो लास्ट वाला जो 4n+2 था वो चेंज हो गया 4n हो जाएगा। तो जो जो हमने पढ़ा था वो सबको भी लिख लो। क्या था, पहला फैक्लिक कंपाउंड होना चाहिए कुछ भी, दूसरा प्लानर होना चाहिए, थर्ड आपका कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, ओके, फोर्थ आपका 4n होना चाहिए, ये वाला ना 4n पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक में हमने 4n+2 देखा था, तो यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये चीज याद रखना। एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, एंटी एरोमेटिक में 4n होगा और एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। सेम है यहाँ पे भी, n का मतलब 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। वैल्यू को पुट करेंगे तो 4 से बस गुणा करते जाओ, क्या आएगा, 4 8 12 16 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं थोड़ा सा इसको। ओके, जैसे कि मैंने बना दी, अभी जो मैंने बनाया था एक ऐसे करके, और यहाँ पे मैंने अनायन बनाया था। इलेक्ट्रॉनों की देखो, पहला देखो फैक्लिक है, फैक्लिक है, दूसरा देखो प्लानर है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बन रहा है मतलब प्लानर है। ओके, क्या है, प्लानर। थर्ड बताओ, कॉन्जुगेशन में है, हाँ कॉन्जुगेशन में भी है। ये रहा एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, बीच में है अनायन मतलब कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन। अब फोर्थ नंबर पे देखो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब 4n रूल को फॉलो करता है, और जो भी 4n रूल को फॉलो करता है वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। तो जो ऊपर के ये 3 रूल है ना, ये वो सेम होंगे, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में दोनों सेम होंगे, बट चेंज कहाँ पे होना है, जो फोर्थ आपका रूल था ना, एरोमेटिक में 4n+2 था और एंटी एरोमेटिक में 4n होगा, यही डिफरेंस है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में। आइए कुछ और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एंटी एरोमेटिक के कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे हम। एक मैंने बना दिया ऐसे करके पॉजिटिव, मैंने बना दिया ब्यूटाडाइन, और भी कुछ बना देता हूं मैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे अनायन कर देता हूँ। ओके, और क्या बना दूँ, अब दोनों तो एक साथ वैसे रह भी नहीं सकते ना, इसको तो रखने का कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा। अब मैं और कुछ बना सकता हूँ, तो फिर क्या बना, एक हमारा ये वाला था अनायन, इसको बना सकते हैं। तो ये सभी आपके एंटी एरोमेटिक होंगे। पहला फैक्लिक है, सब में तो सब तो फैक्लिक दिख रहा है ना, दूसरा प्लानर है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मतलब प्लानर, थर्ड कंजुगेशन, कंजुगेशन तो है ही। तो अभी मैंने एक क्लियर समझाया था कंजुगेशन के बारे में, तो तीनों हो गया। अब फोर्थ फैक्टर देखना है इलेक्ट्रॉनों को, तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 2 4, केटायन को नहीं गिनना है ना, 2 2 4, यहाँ पे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब एंटी एरोमेटिक। यदि मैं ऐसे भी बना दूं, ये 6, थोड़ा ऐसे बना दूं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, ओके, यहाँ पे भी देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक। ओके,
जहां पे भी ऐसे जो 4n रूल को फॉलो करेगा वो होगा एंटी एरोमेटिक। चलिए फिर हमारा जो लास्ट है उनको भी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लास्ट है वो है नॉन एरोमेटिक। ये नाम से भी पता चल रहा है ना, नॉन एरोमेटिक। नॉन मतलब एरोमेटिक नहीं है। अब वो किन किन कारणों से एरोमेटिक नहीं है तो देखो, पहला हम पूरा रूल को लिखते हैं। पहला था साइक्लिक, ओके, दूसरा प्लानर, तीसरा कंजुगेशन, ओके। फोर्थ रूल पे तो जाना ही नहीं है, ओके। अभी देखो, इन तीनों में से कोई एक भी मिस होता है, या तो वो साइक्लिक नहीं है, या तो वो प्लानर नहीं है, या तो वो कॉन्जुगेशन नहीं है। इन तीनों में से कोई एक भी स्किप होता है या उनमें कमी हो, स्किप करने का मतलब छूट जाता है ना, तो वो आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। चाहे उसका रूल 4n हो या 4n+2 हो, कुछ लेना देना नहीं है, ओके। चलो एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि मैंने ऐसे करके एक बेंजीन रिंग बनाया और मैंने यहाँ ऐसे ऐसे कर दिया, कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, कंजुगेशन नहीं है। अब कंजुगेशन नहीं होने के कारण इसमें क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है, ओके, नॉन एरोमेटिक। दूसरा एक मैं ट्रोपोलियम का बना देता हूँ ना, देखो ट्रोपोलियम आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रहा ट्रोपोलियम, 1 2 3। ये नॉन एरोमेटिक है, अभी हाल नॉन एरोमेटिक है ना, याद रखना अभी ये नॉन एरोमेटिक है। बट मैंने ट्रोपोलियम पे कभी केटायन लगा दिया ऐसे करके, अब ये हो जाता है एरोमेटिक, क्योंकि अब इसमें कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, ये यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, इसीलिए मैंने कॉन्जुगेशन बताने के लिए पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। रहने को तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने कैटायन लगाया तो फिर भी यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक होता है, हमने अभी पढ़ रखा था हकल रूल में ना, 4n+2 होना चाहिए। तो एरोमेटिक किसको बोलेंगे, जो साइक्लिक हो, प्लानर हो, कॉन्जुगेशन हो और 4n+2 रूल को फॉलो करे। ये 4 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। जो भी कंपाउंड इन चारों रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा, और एरोमेटिक को ही बताने के लिए हकल ने रूल दिया था, और इन्हीं चारों को आप जब लिखोगे तो यही बन जाएगा हकल रूल। क्लियर है ये बात। फिर हकल ने ही बताया कि यदि उसमें 4n+2 के जगह पे यदि 4n रूल को फॉलो करता है तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक इज लेस स्टेबल कंपाउंड, ओके। क्लियर है बात। अब बीच में होता है नॉन एरोमेटिक। यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, चलो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिख देता हूं मैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। उसके बाद आपके नॉन एरोमेटिक, और थर्ड नंबर पे होता है एंटी एरोमेटिक, ओके। ये होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे पहले जो कंपाउंड एरोमेटिक होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, उसके बाद जो नॉन एरोमेटिक होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, और सबसे लिस्ट स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक। क्लियर है बात। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो देखो अभी जितने भी सेकंड सेमेस्टर में ना उनके लिए एक न्यूज़ भी है कि आने वाले अभी हम 3-4 दिन में कुछ लाइव सेशंस लेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए रहिए, और अपडेट पाने के लिए
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नया पोस्ट करें या लाइव लाइव अपडेट दें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि लाइव स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आज के लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।